हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सपेंशन डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, तो ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच मैं ये टॉपिक कवर नहीं कर पाया था, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग इस सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक तरह की एक्सपेंशन डिवाइस है और ये जो लेक्चर है ये भी लेक्चर एक्सपेंशन डिवाइस वाले लेक्चर का पार्ट है। ठीक है, अगर आपको जो नोट्स मैं फॉलो कर रहा हूँ उसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व कुछ दिखने में इस तरीके की होती है ये डिवाइस। अगर आप देखोगे तो फिजिकली कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये वर्क कैसे करता है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिकॉल कर लेते हैं कि हमारी जो एक्सपेंशन डिवाइस है, एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए एक्सपेंशन डिवाइस का जो काम होता है जैसा मैंने बताया था, द एक्सपेंशन डिवाइस इज यूज्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ रेफ्रिजरेंट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द कंडेंसर। ठीक है, द प्रेशर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू एवोपरेटर प्रेशर। जो आपका प्रेशर होता है वो हम कहां से कहां तक रिड्यूस करते हैं, कंडेंसर प्रेशर से एवोपरेटर प्रेशर तक रिड्यूस करते हैं। दूसरा क्या काम होता है एक्सपेंशन डिवाइस का, दूसरा काम होता है एक्सपेंशन डिवाइस का टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट थ्रू द एवोपरेटर। ठीक है, कि एवोपरेटर में कितना रेफ्रिजरेंट सेंड करना है ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है एक्सपेंशन डिवाइस। ठीक है, तो ये दो काम होते हैं एक्सपेंशन डिवाइस के। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने बहुत तरीके की एक्सपेंशन डिवाइस देख चुके हैं हम। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब, हैंड ऑपरेटेड एक्सपेंशन वाल्व, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, और अब हम आ गए हैं चौथे टाइप ऑफ एक्सपेंशन वाल्व पे। ठीक है, जो कि है हमारा थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व दिखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है पूरा, ठीक है, ये जो बॉक्स दिख रहा है ये एक थर्मोस्टैटिक वाल्व है। ठीक है, तो थर्मोस्टैटिक जो वाल्व होता है, पहले इसके कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए जो सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक एडजस्टिंग स्क्रू लगा होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक स्प्रिंग होती है, यहाँ पे एक स्ट्रेनर होता है, आप देख सकते होगे यहाँ पे एक स्ट्रेनर होता है। ठीक है, और जो आपका ये पर्टिकुलर एक्सपेंशन डिवाइस है, इस एक्सपेंशन डिवाइस में जो इनलेट होता है वो आपको ये दिख रहा होगा। यहां से आपका जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर्स इनटू दिस एक्सपेंशन डिवाइस थ्रू दिस पर्टिकुलर इनलेट। ठीक है, इस इनलेट से वो एंटर करता है। ठीक है, और एंटर करने के बाद क्या होता है, एंटर करने के बाद वो यहां से गुजरता है, यहाँ पे बहुत ही स्मॉल ऑरिफिस होता है। ठीक है, तो जब वो रेफ्रिजरेंट बहुत स्मॉल ऑरिफिस से गुजरता है तो उसको रेजिस्टेंस लगता है। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस के कारण जो प्रेशर है हमारे रेफ्रिजरेंट का वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो आउटलेट है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, द रेफ्रिजरेंट इज लीविंग फ्रॉम हियर। तो ये आपका इनलेट पॉइंट हो गया, दिस इज द इनलेट एंड दिस इज द आउटलेट। ठीक है, ये आपका आउटलेट हो गया। ठीक है, तो ये आपका रेफ्रिजरेंट जो है इनलेट से एंटर करेगा, उसके बाद ऑरिफिस एक बहुत ही स्मॉल होल होता है। ठीक है, जिसका हम एरिया घटा बढ़ा सकते हैं बाय द यूज ऑफ वाल्व। ठीक है, और वहां से जब वो क्रॉस करता है तो द रेजिस्टेंस विल बी ऑफर्ड थ्रू दैट होल टू द रेफ्रिजरेंट। ठीक है, और इस वजह से जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर हमारा रिड्यूस होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और कंपोनेंट लगे हैं, तो उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते होगे, सबसे ऊपर एक कैपिलरी ट्यूब लगी है और इस कैपिलरी ट्यूब से एक फीलर बल्ब हमारा अटैच है। किससे अटैच है, एवोपरेटर के बाद जो सक्शन लाइन है, एवोपरेटर का जो आउटलेट है उसके उससे जो देखिए ये जो सक्शन लाइन है इसके आगे आपका क्या रहा होगा, इसके आगे आपका यहाँ पे कंप्रेसर लगा होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिस्टम, ये कंप्रेसर जहां पे हमारा होता है। ठीक है, कंप्रेसर को जो कनेक्ट करने वाली लाइन होती है एवोपरेटर से, ठीक है, उस लाइन पे ये फिलर बल्ब जो है हमारा अटैच है, जिसको हम सक्शन लाइन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे डायफ्राम दिख रहा होगा। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं मैं आप लोगों को कि डायफ्राम क्या होता है, एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है जिसको आप इस तरीके से और इस तरीके से डेविएट कर सकते हो। दैट विल डिपेंड अपॉन द नेट फोर्स की आपका किधर से लग रहा है। अगर इधर से नेट फोर्स लग रहा है तो इस तरीके से डेविएशन होता है, अगर नेट फोर्स इधर से लग रहा है तो आपका जो डेविएशन होगा इसका वो इस तरीके का होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होगे देयर इज अ इंटरनल इक्विलाइजर। यहाँ पे इंटरनल इक्विलाइजर होते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल इक्विलाइजर होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे आपको एक वाल्व होता है, दिस इज द वाल्व। ठीक है, इस वाल्व का काम होता है इस ओपनिंग के एरिया को
कम या ज्यादा करना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक वाल्व सीट लगी होती है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू द एवोपरेटर इनलेट, ये एवोपरेटर का इनलेट है और ये एवोपरेटर का आउटलेट है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होगे फिगर में, ठीक है। तो मैं आपको इनिशियली बताना चाहूंगा कि जब ये सिस्टम शुरू होता है, जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो, मान लीजिए इनिशियली आपने अपना रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टार्ट किया, तो अगर मैं ये मानूं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है, अगर मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है, इस जगह पे कोई एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जिसका टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रेफ्रिजरेंट इस एवोपरेटर में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो एवोपरेटर में जाने के बाद क्या होता है रेफ्रिजरेंट का, यहां से लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करता है। एवोपरेटर में जाने के बाद वो सराउंडिंग की हीट लेकर के किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आउटलेट पे, दैट मींस इस पॉइंट पे जो आपका रेफ्रिजरेंट निकल रहा होगा, लेट अस एज्यूम कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, जो कि एक सुपर हीटेड स्टेट है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे सुपर हीटेड स्टेट से क्या इंश्योर कर रहे हो, ये इंश्योर कर रहे हो कि ये जो कंप्रेसर है इसमें कोई भी लिक्विड का पार्टिकल ना जाए, ठीक है। क्योंकि अगर आपका लिक्विड कंप्रेसर में जाता है तो आपका कंप्रेसर क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये इनिशियल कंडीशन है, तो जब आप सिस्टम स्टार्ट करोगे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंटर करेगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे लीव करेगा सिस्टम से आपका, ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट है। लेकिन एक बार जब कूलिंग हो गई, मान लीजिए आपने रूम में ये सिस्टम चलाया, ठीक है, और एक बार आपके रूम में कूलिंग हो गई, तो कूलिंग होने के बाद जो एवोपरेटर में लोड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो यहाँ पे लोड होगा दैट लोड विल डिक्रीज आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो जो लोड होगा आपका वो डिक्रीज हो जाएगा। तो लोड डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि देखिए, जब आपका लोड डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो एवोपरेटर है वो ज्यादा ठंडा होने लगेगा, ठीक है। तो ठंडा होने लगेगा मतलब यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट आपका एंटर कर रहा होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, वो अब सुपर हीटेड स्टेट मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है वो 7 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक में ही एग्जिट कर जाए, ठीक है। तो 7 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो एग्जिट कर रहा है, तो अगर वो 7 या 8 डिग्री सेंटीग्रेड सुपर हीटेड की कंडीशन नहीं है, तो आपका जो लिक्विड है वो इस कंप्रेसर में जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको यहाँ पे अगर आपका कभी ऐसा होता है कि आपका लोड डिक्रीज होता है, ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करना है कि यहाँ पे फिर भी जो टेम्परेचर है वो एक लेवल पे बना रहे, जिससे कि हमारा सुपर हीटेड वेपर ही कंप्रेसर में जाए, ठीक है। तो अब इसकी मैं वर्किंग की आपकी बात करता हूं कि वर्किंग इसकी कैसे होती है। देखिए, तो वर्किंग में अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इनिशियल कंडीशन की बात करता हूं, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहा होगा तो यहाँ पे 3 प्रेशर होते हैं, ठीक है। पहला है यहाँ पे प्रेशर पीबी, ठीक है। तो पीबी आप देख पा रहे होगे, पीबी हमारा ये हमारा फिलर बल्ब है और फिलर बल्ब के थ्रू कैपिलरी ट्यूब अटैच है और ये प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। पीबी इज द प्रेशर ऑफ फिलर बल्ब। फिलर बल्ब का जो प्रेशर है वो क्या है, पीबी है। पीबी किसका प्रेशर है, फिलर बल्ब का, फिलर बल्ब का, ठीक है। ये आपका जो प्रेशर है ये किसका है, फिलर बल्ब का, ठीक है। और उसके बाद है आपका पीएस। पीएस आपका स्प्रिंग का प्रेशर है, पीएस इज द स्प्रिंग प्रेशर, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग का प्रेशर है पीएस, ठीक है। और पीई जो है, पीई आपका एवोपरेटर का प्रेशर है। दिस इज द प्रेशर ऑफ एवोपरेटर, प्रेशर ऑफ एवोपरेटर, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो इस मेम्ब्रेन पे 2 प्रेशर लग रहे हैं। ऊपर से मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है दैट इज पीवी, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है दैट इज पीएस प्लस पी। तो इनिशियल कंडीशन मतलब जो भी डिजाइंड कंडीशन होगी इस एवोपरेटर की, इनिशियल कंडीशन में या इक्विलिब्रियम, नॉट इनिशियल एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो ये मेम्ब्रेन ऐसी रहती है जब आपका जो पीबी की वैल्यू है वो पीएस प्लस पीई के बराबर हो। मतलब जब आपका सिस्टम जो आपका डिजाइन लोड है उस पे ऑपरेट कर रहा है तो ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा सिस्टम में लोड डिक्रीज होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, जब लोड डिक्रीज होगा तो यहाँ 4 डिग्री से एंटर करेगा, लेकिन ये एग्जिट 10 पे नहीं करके 7 या 8 पे ही एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो दैट टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। तो ये जो फिलर बल्ब होता है ये बेसिकली इस लाइन का प्रेशर देखता है और इस प्रेशर को यहाँ पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। वी आर ट्रांसफरिंग दिस प्रेशर टू हियर, ठीक है, बाय दिस कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब के थ्रू हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो जब आपका फिलर बल्ब में भी क्या होगा, जो टेम्परेचर है, देखिए आप जब आपका केस 1 हम ले लेते हैं, केस 1 अगर आप देखो तो जब आपके सिस्टम पे लोड डिक्रीज होगा, व्हेन द लोड विल डिक्रीज इन योर सिस्टम द टेम्परेचर ऑफ दिस सक्शन लाइन विल डिक्रीज। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि सक्शन का प्रेशर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब सक्शन का प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि फिलर बल्ब का प्रेशर जो है ये पीबी ये डिक्रीज होगा। तो अगर पीबी कम हो जाता है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि पीएस प्लस पीई डोमिनेट करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो नेट फोर्स होगा दैट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा
और डायफ्राम अगर ऊपर की तरफ आपका मूव करता है तो वाल्व भी आपका क्या ऊपर की तरफ मूव करेगा। और अगर आपका वाल्व ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, बंद होनी शुरू हो जाएगी, या यहाँ पे जो एरिया ऑफ ओपनिंग है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और जब आपका एरिया ऑफ ओपनिंग यहाँ से डिक्रीज होगा तो जो आपका मास फ्लो रेट है रेफ्रिजरेंट का यहाँ पे सिस्टम में वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मास फ्लो रेट डिक्रीज करोगे तो कम मास जाएगा, तो फिर ये सुपरहीटेड स्टेट तक इजीली यहां तक जाते जाते आउटलेट ऑफ एवोपरेटर तक जाते जाते इजीली वो सुपरहीटेड स्टेट तक पहुंच जाएगा आपका रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं अगर लोड आपका डिक्रीज होता है। ठीक है, अब मान लीजिए केस लेते हैं, जब आपका केस सेकंड लेते हैं, जब आपका लोड जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन द लोड ऑन योर सिस्टम इंक्रीजेज, जब आपका लोड सिस्टम पे इंक्रीज होगा तो लोड सिस्टम पे इंक्रीज होने के पे क्या होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे सक्शन लाइन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो सक्शन लाइन का अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सक्शन लाइन का प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। किसी भी सिस्टम में अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो सक्शन लाइन का जो प्रेशर है वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। और सक्शन लाइन का जो प्रेशर होगा अगर भी ये इंक्रीज हो रहा है सक्शन लाइन का प्रेशर, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फिलर वाल्व का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिलर वाल्व का प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो फिलर वाल्व का प्रेशर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये जो पीबी है ये ज्यादा हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं रहेगी। उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो पीबी है, ठीक है, दैट विल बी ग्रेटर देन दिस पीएस प्लस पी। ठीक है, तो जब पीबी आपका ज्यादा हो जाएगा तो ये ऊपर से पुश करना स्टार्ट कर देगा, और जो डायफ्राम है वो कुछ इस तरीके से आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा डायफ्राम। तो डायफ्राम जब इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, दैट मींस डायफ्राम विल मूव डाउन, और डायफ्राम मूव डाउन होगा तो इसका मतलब जो वाल्व है वो भी क्या है आपका नीचे जाएगा, और वाल्व के नीचे जाने से जो आपका मास फ्लो रेट है वो यहाँ पे सिस्टम में आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिस्टम आपका काम करता है। ठीक है, अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है इस सिस्टम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, एक बार आप ये केस 1 और केस 2 ध्यान से देख लें वीडियो रोक के, जिससे आपको ये पता चल जाए कि किस तरीके से ये सिस्टम हमारा है जो काम कर रहा है। ठीक है, इसमें देखिए दो चीजें होती है, पहला तो हम यहाँ पे प्रेशर या टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पे ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि कंप्रेसर में हमारा कोई लिक्विड ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा ये सिस्टम होता है। अब कुछ और चीजें हैं इस थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में जिसको हम आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ये क्या है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वाल्व है, जो सबसे कॉमन वाल्व है जो आपको मिलेगा। ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट सुपरहीट वाल्व बिकॉज इट मेंटेन्स द कांस्टेंट सुपरहीट ऑफ वेपर रेफ्रिजरेंट एट द एंड ऑफ एवोपरेटर। जैसा मैंने बताया ये इंश्योर करता है कि आपका जो कंप्रेसर है, ठीक है, उसमें क्या जाए, उसमें जाए ओनली वेपर। ठीक है, तो जो आपकी एवोपरेटर का आउटलेट से जो लाइन आपको कंप्रेसर को कनेक्ट कर रही है, सक्शन लाइन में इंश्योर करता है कि वहां पे एक डिजायर्ड सुपरहीटिंग हमेशा क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वहां पे एक सुपरहीटिंग हमेशा मेंटेन रहे, जिससे कि ये इंश्योर हो जाए कि कंप्रेसर पे कोई भी लिक्विड नहीं जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ नेडल वाल्व, अ सीट, मेटेलिक डायफ्राम, ठीक है, स्प्रिंग एंड एडजस्टिंग स्क्रू। तो ये तो कंपोनेंट हो गए, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ फिलर बल्ब, थर्मल बल्ब माउंटेड ऑन द सक्शन नियर आउटलेट ऑफ एवोपरेटर। जो फिलर बल्ब होता है वो टेम्परेचर सेंस करता है, उसके अंदर एक लिक्विड होता है, ठीक है, जो या वेपर होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट की तरह ही होता है, वो प्रेशर को सेंस करता है और उस प्रेशर को वो ट्रांसफर करता है। तो फिलर बल्ब कुछ इस तरीके से काम करता है, पहले टेम्परेचर सेंस होता है, फिर प्रेशर सेंस होता है, और वो प्रेशर हम लोग मेम्ब्रेन पे, जो हमारी मेम्ब्रेन है, मेटेलिक डायफ्राम है हमारा, उस पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड्स अपॉन द स्प्रिंग प्रेशर दैट इज एक्टिंग ऑन सिस्टम, दैट मींस पीएस, एवोपरेटर प्रेशर पीई एंड फिलर बल्ब प्रेशर पीबी। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो इनिशियल कंडीशन, सॉरी, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वो तो ये होती है कि पीबी की वैल्यू किसके बराबर होती है, पीएस प्लस पीई के बराबर होती है, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर या प्रेशर, अगर आपका लोड डिक्रीज करता है तो लोड डिक्रीज करने की वजह से ये पीबी की जो वैल्यू है ये डिक्रीज करती है, और पीबी की वैल्यू जब डिक्रीज करेगी तो पीएस प्लस पी की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो पीएस प्लस पी की वैल्यू अगर आपकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो आपका डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, और आपका जो वाल्व है वो क्लोजिंग पोजीशन की तरफ जाने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका जो पीबी है वो इंक्रीज करता है, ठीक है, तो पीबी इंक्रीज करेगा तो पीबी की वैल्यू जो है वो पीएस प्लस पीई से ज्यादा हो जाएगी, और उस केस में जो आपकी ओपनिंग है वो बढ़ जाएगी, जो आपका ऑरिफिस है उसकी ओपनिंग बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और आपका ज्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो उस केस में जो आपका वाल्व है वो ऊपर की तरफ, सॉरी,
जो आपका सिस्टम है, ठीक है, उसमें ज्यादा मास ऑफ रेफ्रिजरेंट आपका फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये था आपका थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, तो और भी लेक्चर्स देखने के लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बहुत जल्द मैं टेक्नोलॉजिकल लेक्चर भी इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराऊंगा, जहां पे हम डिस्कस करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी इन द रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है। ठीक है, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के बारे में मैं आपको हर न्यू टेक्नोलॉजी से अपडेट देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू ऑल।